दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयोजन का जो सूत्र होता है उसको नियमित करेंगे, या दो लेंसों के संयोजन की जो संयुक्त फोकस दूरी होती है उसका सूत्र नियमित करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, दो पतले लेंस ले लेते हैं। तो पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक लेंस है, एक दूसरा लेंस जो कि इसी से सटा करके हमने इसको रख दिया है। ये मान लेते हैं हमारा एक लेंस, इसको नाम दे देते हैं L1, इसको नाम दे देते हैं L2। ये हमारे पास दो लेंस हैं, इनको हम क्या करते हैं, सटा करके एक दूसरे से रख देते हैं। और इन लेंसों की एक संयुक्त या एक कॉमन, आप कह सकते हैं एक कॉमन मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये जो कि दोनों लेंसों के लिए एक ही होगा। दो लेंस हैं तो इनकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अगर आप स्टेटमेंट इसका लिखना चाहे, जिसको लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज लिखना चाहे तो आप मानेंगे कि हमारे पास हमारा दो लेंस L1 और L2 है और इनकी फोकस दूरी स्मॉल f1 व स्मॉल f2 मान लेते हैं। इन दोनों लेंसों के लिए जो ये पहला लेंस है, इससे मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी से कुछ दूरी पर एक वस्तु P रखा गया है। यहां से दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से सीधे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक केंद्र से होते हुए इन दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं O, इसको मान लेते हैं O डैश, दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इस लेंस के, जो हमारा L1 लेंस है, इसके किसी बिंदु मान लेते हैं Q पर क्या होती है, आपतित होती है। और जब ये यहाँ पर आपतित होगा तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी और झुक करके इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचेगी। और यहां से भी अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण इसको ऐसे जाना चाहिए, यहाँ पर ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं I डैश। यहां से अपवर्तन होगा तो यहां से अपवर्तन के पश्चात इस प्रकाश की किरणों को I डैश पर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब ये प्रकाश की किरण यहां से इस दूसरे लेंस पर पड़ती है तो इस लेंस L2, जिसको हमने नाम दिया L2 के द्वारा भी इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। और ये प्रकाश की किरण I पर ना जाकर के ये एक बार फिर से अपवर्तित होती है और इस प्रकार से यहां पर आकर के इसको नाम दे देते हैं I डैश। ये I डैश हमारा ये है, I डैश पर आकर मिल जाती है और इसको हम केवल मान लेते हैं कि वहां पर जाता। और ये जो I डैश प्रतिबिंब है ये इस आपके पहले लेंस के लिए है। पहले लेंस के लिए जो P का प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, I डैश पर बनेगा। और यही I डैश इस दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आपका I डैश I पर बन जाता है। तो आई होप आपको किरण आरेख समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो चित्र है इसमें जो अलग अलग दूरियां उसको नोट कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे तो P और O, ये आपका L1 इस लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए जो है वस्तु है, और वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका U। अगर इस लेंस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस लेंस के द्वारा, पहले लेंस के द्वारा जो ये I डैश पर प्रतिबिंब बना है, ये क्या है, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कैसा है, I डैश है, तो हम मान लेते हैं जो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी वो होगी V डैश, इसको हम मान लेते हैं। ये पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए देखेंगे तो L2 के लिए जो प्रतिबिंब है वो आपका यहां से लेकर ये I पर वास्तव में प्रतिबिंब कहां पर बना हुआ, I पर बना, तो यहां से ये दूरी हो जाएगी आपका V। और इसको अगर आप ऐसे एक रेखा खींच दे जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है इस प्रकार से, तो इस लेंस L2 के लिए ये प्रतिबिंब I पर बनेगा, लेकिन जो ये आपका L1 है इसके लिए जो प्रतिबिंब है वो I डैश पर है। अब यहाँ पर जो ये I पर प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए जो वस्तु है वो आपका P नहीं है, ये P के अलावा स्थान पे ये जो आपका I डैश है ये है। क्योंकि अगर इस प्रकाश की किरण को आगे की तरफ, इसको ऐसे हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर पीछे मिलता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो I डैश है इसको जब हम क्या करते हैं, इसी लाइन को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये भी कहीं पर मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये I डैश पर मिलता है, जो कि इस दूसरे L2 के लिए क्या होता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो आई होप आपको किरण आरेख अच्छे समझ में आया होगा। किरण आरेख अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सिंपल डेरिवेशन। अब हम लोग जानते हैं कि लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो अगर हम पहले लेंस L1 के लिए लिखें, यहां पर लिखेंगे लेंस L1 के लिए सूत्र। तो लेंस का सूत्र आपने पढ़ा होगा 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। हमने F1 और U1 और V1 और U1 क्यों माना है, क्योंकि ये लेंस जो है वो क्या है,
हमने क्या है L1 माना है, तो इसकी फोकस दूरी को मान लेते हैं F1 है, L2 के लिए फोकस दूरी हम F2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर V1 का मान रखते हैं, तो V1 का मान इस लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए देखेंगे तो ये क्या है O से I डैश, और इसको हमने माना क्या है V डैश माना है, तो ये हो जाएगा 1/F1 इक्वल टू 1/, V1 को देखेंगे तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब आपका I डैश पर है, तो इसकी दूरी को हमने माना है V डैश, तो ये हो जाएगा V डैश माइनस 1/U1। U1 देखेंगे तो इसके लिए आदि जो वस्तु है वो क्या है P पर है, तो ये हो जाएगा आपका U, इसकी लंबाई को हमने क्या लिखा U लिखा, और इसको समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरे लेंस के लिए देखें L2 के लिए, इसी प्रकार L2 के लिए अगर हम लेंस का सूत्र निकालें तो L2 के लिए जो सूत्र होगा वो भी आपका वही सूत्र होगा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U वाला ही, तो यहां से हो जाएगा 1/L2 है तो ये हो जाएगा F2 इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/U2। अब फिर से क्या करेंगे F2 V2 और U2 का मान इस चित्र के सहायता से ज्ञात करते हैं। तो अगर हम यहां से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/F2। V2 देखें दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो I पर बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है इसकी दूरी को हमने क्या लिखा है V लिखा है, तो यहाँ से जो V2 है वो क्या हो जाएगा V हो जाएगा माइनस 1/U2। U2 यानी दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु है वो क्या है I डैश है, जो कि पहले लेंस का आभासी प्रतिबिंब है, तो ये I डैश जो होगा वो क्या होगा इस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इसकी दूरी को हमने लिखा है V डैश, इसकी दूरी को क्या लिखा V डैश, तो यहां से हो जाएगा माइनस 1/V डैश। इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र होता है उसी को नियमित करना है, संयुक्त फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो संयुक्त फोकस दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लेंसों की फोकस दूरी को जोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमें समीकरण 1 और 2 को भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड से और राइट वाले को राइट साइड से जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1/V डैश माइनस 1/U और प्लस 1/V और माइनस 1/V डैश। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी क्या है 1/V डैश है, यहाँ पर माइनस में 1/V डैश है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1/V और ये बचेगा माइनस 1/U, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू, इसको क्या करते हैं क्रम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ पर देखिए तो ये 1/V और 1/U ये क्या है संयुक्त लेंस की फोकस, एक लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, आपने पढ़ा होगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू होता है 1/F। तो मान लेते हैं हम लोग जो ये दोनों लेंस है इसकी जो संयुक्त फोकस दूरी है वो क्या है स्मॉल f है, इसको मान लेते हैं। तो यहां से हम इस पूरे के स्थान पे क्या करेंगे, इस पूरे के स्थान पे यहाँ पर देखेंगे ये भी और ये भी, तो इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/F लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F। यही है दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, जहां पर F1 जो है वो पहले लेंस की फोकस दूरी है, F2 जो है वो दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यदि हम क्या करें लेंसों की संख्या को और कर दे, ये तो दो लेंसों के लिए है, लेकिन अगर लेंस की संख्या यहाँ पर 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं यदि लेंसों की संख्या 2 से अधिक हो तो जो उनकी फोकस दूरी हो जाएगी वो क्या होगी, आपको सभी को इसी क्रम में जोड़ लेना है। तो यदि लेंसों की संख्या 2 से अधिक है तो हम क्या लिखेंगे 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस 1/F4 प्लस डॉट 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 और बराबर 1/F। यानी जितने लेंसों को आपको जोड़ना है सभी की फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या करते हैं हम सभी को आपस में ऐड कर लेते हैं, और ये होता है आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब अगर इसमें हम देखें तो इसी सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं लेंस की जो क्षमता होती है उसका भी सूत्र निर्मित कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लेंस क्या हो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं तो उनकी संयुक्त क्षमता का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग पढ़े हैं कि जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो कि P इक्वल टू होता है 1/F। ये क्या है P पावर होता है 1/F फोकस दूरी है, तो यहां से P इक्वल टू 1/F होता है, तो आप यहाँ पे 1/F के स्थान पे P लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
P इक्वल टू 1/f, तथा अगर P1 का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1/f1, और इसी प्रकार P2 का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1/f2, इसी प्रकार P3 का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1/f3, इसी प्रकार P4 का मान निकालें तो 1/f4। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र होगा वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम P1 लिख सकते हैं, इसको P2 लिख सकते हैं, इसको P3 लिख सकते हैं, इसको P4 लिख सकते हैं और इसको P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 बराबर P। तो ये हो जाएगा संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र। और लेंस की क्षमता का मात्रक आप लोग जानते ही हैं कि डायोप्टर होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।